हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं HCS टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पूछा गया है बेरिलियम सल्फेट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू। ऑप्शंस आर हाई इनफ्लेमेबल एनर्जी, लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, लो इनफ्लेमेबल एनर्जी और आयोनिक बॉन्ड। किस वजह से बेरिलियम सल्फेट जो है वो लेस सॉल्युबल होता है वाटर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यू टू हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी। ए इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो बेरिलियम सल्फेट है वो लेस सॉल्युबल होता है वाटर में हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी की वजह से। और जो बेरिलियम सल्फेट होता है ये व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। किस तरीके से ये प्रिपेयर होता है, ये प्रिपेयर किया जाता है बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी बेरिलियम सॉल्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन फॉलो किया जाता है एवोपोरेशन के प्रोसेस को। और फिर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम इसे रिसीव करते हैं। तो ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बेरिलियम सल्फेट। और जो हाइड्रेटेड प्रोडक्ट होता है इसे कन्वर्ट किया जा सकता है एनीहाइड्रस सॉल्ट में बाय हीटिंग एट 400 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिस्चार्ज थ्रू डैश प्रोड्यूसेस एन इंटेंस रेड येलो ग्लो। ऑप्शंस आर एर्गन, सोडियम वेपर, नियॉन और मर्करी वेपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम वेपर। बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो स्ट्रीट लैंप होते हैं उनमें उनके अंदर जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है जो फिल्ड होती है सोडियम मेटल से। और जब लैंप को टर्न ऑन किया जाता है तो वो एमिट करता है डिम रेड और येलोइश लाइट। लेकिन जब वो वार्म हो जाता है सोडियम मेटल तो विद इन अ फ्यू मिनट वो टर्न हो जाता है कॉमन ब्राइट येलो लाइट में। और ये जो होता है ये सोडियम मेटल वेपराइज होने की वजह से होता है। इसीलिए जो सोडियम वेपर लैंप होते हैं वो एमिट करते हैं ब्राइट येलो लाइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है मसल क्रैम्प्स अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। जो मसल क्रैम्प्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं। ऑप्शंस आर लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, अल्कोहल और मेलाइस एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मसल क्रैम्प्स होते हैं ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ए इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। मसल क्रैम्प्स जो है ये इनवॉलेंट्री सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का। और जो मसल क्रैम्प्स हैं वो होते हैं ड्यू टू ओवर यूजेज ऑफ मसल लाइक लॉन्ग रन, रैपिड एक्सरसाइज। इन वजह से जो है मसल क्रैम्प्स होता है। इसके कुछ और कारण भी हैं जैसे डिहाइड्रेशन, मसल स्ट्रेन, एक ही पोजीशन में बहुत लॉन्ग टाइम तक रहना और काफी जो है एक्सरसाइज करने के बाद जो मसल्स होती हैं उनमें कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा, इनसफिशियंसी जब हो जाएगी ऑक्सीजन की तो जो मसल्स होती हैं वो रेस्पायर करती हैं एनएरोबिकली। और एनएरोबिकली रेस्पायर करने के लिए वो प्रोड्यूस करती है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, क्रैम्प्स हो जाता है मसल्स में। ओके, ये प्रोसेस रहता है मसल क्रैम्प्स का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है एंटेरोकाइनेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन। जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस आर सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। तो इसका सही आंसर होगा एंटेरोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल जूस में। सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम देख लेते हैं। जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो सिक्रेट किया जाता है बाय इंटेस्टाइनल वॉल्स। और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं। सबसे पहले है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेट करता है ट्राइप्सिनोजिन को, जो क्या करती है, ट्रिप्सिन करती है। और एरेप्सिन जो एंजाइम होता है वो कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स को टू अमीनो एसिड। माल्टेज जो है वो डाइजेस्ट करता है माल्टोज को टू ग्लूकोज। सुक्रोज जो है वो डाइजेस्ट करता है सुक्रोज को इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। लैक्टेज जो है वो डाइजेस्ट करता है लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ओके, ये सब जो है किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं एंजाइम्स, ये सब सिक्रेट किए जाते हैं इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा, तो वो है एंटेरोकाइनेज, एराप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट में पूछा गया है द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और एनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है एक सर्किट के अंदर उसे करंट बोलते हैं। सी इसका सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मींस एक सर्किट में फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं। करंट जो है उसकी यूनिट होती है, उसे मेजर किया जाता है करंट को एम्पियर में। और 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है? 1 एम्पियर होता है 1 कॉलम पर सेकेंड। 1 कॉलम पर सेकेंड का मतलब क्या है? मीन्स एक कॉलम चार्ज जो है वो फ्लो करता है पर सेकेंड सर्किट के अंदर अंदर। तो ये होता है 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है? 1 एम्पियर होता है 1 कॉलम पर सेकेंड के इक्वल। और करंट जो है उसे मेजर किया जाता है किस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से? एमीटर की मदद से। एमीटर, तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूनिट क्या है? यूनिट है एम्पियर। और किसकी हेल्प से मेजर किया जाता है? एमीटर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है डिटर्जेंट्स क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कि जो डिटर्जेंट्स है वो क्लीन करते हैं सरफेस को, वो कौन से प्रिंसिपल के बेस पे करते हैं? ऑप्शंस आर विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी और फ्लोटेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन। बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब डिटर्जेंट जो है ऐड किए जाते हैं वाटर के अंदर तो वो रिड्यूस कर देते हैं वाटर के सरफेस टेंशन को। जो डिटर्जेंट्स होती हैं, सॉप्स होती हैं, उनके अंदर होता है सरफेस एक्टिव एजेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सर्फेक्टेंट्स भी बोलते हैं। ये सर्फेक्टेंट क्या करते हैं? ये रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन वैल्यू वाटर की और इनहेंस करते हैं उनकी एबिलिटी को, मीन्स वाटर की एबिलिटी को इनहेंस करते हैं स्टिक करने के लिए। तो यहाँ से क्या होगा? वाटर जो है वो इजीली स्टिक कर सकता है क्लॉथ्स में। और उसमें क्या होगा? जो सर्फेक्टेंट्स है डिटर्जेंट्स के अंदर, इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक तरफ तो इन्होंने अटैच कर लिया खुद को वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और दूसरी तरफ ये अटैच हो जाते हैं डर्ट के साथ। और जब वाटर को डिस्पोज किया जाता है तो वाटर के साथ ही डर्ट भी जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है। इस तरीके से काम करता है सरफेस टेंशन। डिटर्जेंट्स जो है इस तरह से काम करते हैं और क्लॉथ को क्लीन करते हैं। किस बेस पे काम करते हैं? सरफेस टेंशन के बेस पे ये काम करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विद द डिक्रीज इन द पीएच ऑफ द ओशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व्ड। ऑप्शंस आर, सॉरी स्टेटमेंट्स की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है लाइसोक्लाइन बिकम डीप। जो लाइसोक्लाइन है वो डीप हो जाता है जब पीएच जो है ओशन का डिक्रीज होता है। कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ जो है वो शैलो हो जाती है। मोर शेल जो है वो ट्रैप्ड हो जाते हैं इन द सेडिमेंट, जिसकी वजह से डिसोल्यूशन होता है। तो पहले तो आप बताइए ओशियन का पीएच डिक्रीज होने का मतलब क्या है? पीएच डिक्रीज होने से क्या होता है? एसिडिफिकेशन होती है। पीएच किस तरह से होता है? 7 पे न्यूट्रल होता है। यदि 7 से ज्यादा हो तो बेसिक आता है। 7 से 14 तक रहता है बेसिक। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। और 0 से 7 तक जो है ये एसिडिक होता है। जितना कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। इस तरह से हम पीएच को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है यदि पीएच जो है वो डिक्रीज होता है ओशियन का तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग, क्योंकि जो लाइसोक्लाइन है वो डीप नहीं होता है, वो शैलो होता है पीएच डिक्रीज होने की वजह से। शैलो, तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ जो है वो शैलो होगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मोर शैल गेट ट्रैप्ड इन द सेडिमेंट कॉजिंग देयर डिसोल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। डी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में मेंशन है कि यदि डिक्रीज होता है पीएच ओशियन का तो लाइसोक्लाइन जो है वो शैलो हो जाता है। कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ जो है वो भी शैलो हो जाती है। और जो मोर शेल ट्रैप्ड होते हैं सेडिमेंट में उसकी वजह से डेसोल्यूशन होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय। जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे हिमालय के तो उसका क्या इफेक्ट होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्लरिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है वो फ्लरिश करेगा। सेकेंड है डिक्रीज होगा डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस। थर्ड है इंक्रीज होगा फेनोमिना ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। मेल्टिंग ग्लेशियर की वजह से क्या क्या इफेक्ट होंगे ये आपसे पूछा गया है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा गया है
तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, इसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो फ्लरिश होगा। एग्रीकल्चर कैसे फ्लरिश होगा? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की वजह से। जब ग्लेशियर जो है पिघलेंगे तो क्या होगा, रिवर पेरिनियल रिवर्स जो है उनका फ्लो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चर जो है वो फ्लरिश होगा। डिक्रीज होगा डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस? नहीं, डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो डिक्रीज नहीं होगा ग्लेशियर की मेल्टिंग की वजह से। इंक्रीज होगा फिनोमिना ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड? तो ये बिल्कुल सही है, इसकी वजह से जो है बाढ़ की घटनाएं जो है वो बढ़ेंगी। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वाटर आएगा, वाटर एक्सेस में वाटर होता है तो क्या होता है, फ्लड होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी देख लेते हैं। जो माउंटेन इकोसिस्टम है वो क्या है, वो हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, माउंटेन इकोसिस्टम में फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और डिग्रेडेशन हो रहा है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी का। ये भी प्रेडिक्ट किया गया है कि आने वाले समय में क्या होगा, इंक्रीज होगा इन द फिनोमिना ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये कहाँ पे होगा, ईस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में ये केसेस ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग होगी डाउनस्ट्रीम, और उसकी वजह से सीरियस डैमेज हो सकता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को, फॉरेस्ट को, फार्म्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की वजह से, जो हिमालयस में मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होगा उसकी वजह से बढ़ेंगी पेरिनियल रिवर्स, और उसकी वजह से क्या होगा, फ्लरिश होगा एग्रीकल्चर। रिसेंट स्टडीज में पाया गया है कि जो डेजर्ट है वो क्या दिखा रहे हैं, वो साइन ऑफ एक्सपेंशन शो कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज होगा। और क्वेश्चन में क्या मेंशन था, क्वेश्चन में मेंशन था कि डेजर्टिफिकेशन जो है वो डिक्रीज होगा, लेकिन क्या होगा, इंक्रीज होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इंटरक्रॉपिंग? इंटरक्रॉपिंग के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। इंटरक्रॉपिंग होता है एक ही समय में दो या दो से ज्यादा तरह की क्रॉप जो है सेम फील्ड में उगाना, इस प्रोसेस को इंटरक्रॉपिंग बोला जाता है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ वीट मीन्स इंटरक्रॉपिंग की वजह से जो है खरपतवार में अत्यधिक वृद्धि होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इवन वीड्स जो है वो कंट्रोल होती है, वीड्स की ग्रोथ इंटरक्रॉपिंग की वजह से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट है, रिड्यूस होगा पेस्ट और डिजीज इंसेक्टिसाइड्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कम हो जाएगा पेस्ट और डिजीज इंसिडेंसेस जो है वो कम हो जाएंगे इंटरक्रॉपिंग की वजह से। थर्ड है, सप्रेशन होगा पेरिनियल वीड्स का। पेरिनियल क्या होता है, पेरिनियल का मतलब होता है बारहमासी। तो बारहमासी खरपतवार जो है वो जो है कम हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इवन इंटरक्रॉपिंग की वजह से पेरिनियल वीड्स जो है वो इंक्रीज होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा 2 ओनली, बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एडवांटेज ही यहाँ पे हम बात करेंगे, इंटरक्रॉपिंग की एडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले है बेटर यूज ऑफ ग्रोथ रिसोर्सेज। जो ग्रोथ रिसोर्सेज है उनका बेटर यूज हो पाएगा। ग्रोथ रिसोर्सेज में क्या आता है, लाइट्स आती है, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, तो इनका बेहतर यूज हो पाएगा इंटरक्रॉपिंग की वजह से। सप्रेशन होगा वीड्स का, वीड्स जो है वो सप्रेस होंगे। यील्ड और स्टेबिलिटी की यदि बात की जाए, तो यदि किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से एक क्रॉप फेल हो जाती है तो दूसरी क्रॉप की यील्ड जो है वो हमें मिलेगी, तो इस वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी रहेगी। रिड्यूस होगा पेस्ट और डिजीज इंसिडेंसेस जो है वो कम होंगे। इंप्रूवमेंट होगी सॉइल की हेल्थ में और एग्रो इकोसिस्टम में। सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग की वजह से हमें हायर इक्विवेलेंट यील्ड मिल सकता है। लेकिन जो पेरिनियल वीड्स हैं वो एक प्रॉब्लम है, ये एक डिसएडवांटेज है इंटरक्रॉपिंग का। पेरिनियल वीड्स जो है यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहेगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, रिगार्डिंग द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है, बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है वो एडवाइस देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को ऑन द मैटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है वो एडवाइस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को ऑन द मैटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगी।
नेक्स्ट है, इसका काम होता है रेगुलेट करना कॉमर्शियल यूज को बायो रिसोर्सेज के इन द स्टेट बाय द इंडियंस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर बायोडाइवर्सिटी बोर्ड फॉर अ यूनियन टेरिटरी। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि स्टेट की बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होता है जो स्टेट की बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग डिसाइड करता है। तो इसी तरह से क्या यूनियन टेरिटरी का भी बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होता है? नहीं, यूनियन टेरिटरी का नहीं होता है। वही यहाँ पे मेंशन है कि यूनियन टेरिटरी के लिए कोई अलग से बायोडाइवर्सिटी बोर्ड नहीं होता है, क्योंकि वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के अंडर आती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि यूटी का अपना कोई बोर्ड नहीं होता है, वो डायरेक्ट जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के अंडर आती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबाउट, डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? नेशनल वोटर डे जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 22 ऑफ जनवरी, 8 ऑफ फेब, 27 ऑफ अप्रैल और 25 ऑफ जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है 25 ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। डी इसका सही आंसर होगा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, रिपब्लिक डे से एक दिन पहले ये सेलिब्रेट किया जाता है। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 26 जन से एक दिन पहले जो है वो क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल वोटर डे। तो इस तरह से आप रिलेट करके चीजों को याद करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें याद कर पाएंगे। डी इसका सही आंसर है। हम इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। In order to encourage more young voters to take part in the political process, means young voters को encourage करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि सेलिब्रेट किया जाएगा जनवरी 25 को हर एक साल एज अ नेशनल वोटर डे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट फ्रॉम विच प्लेस? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट जो है सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा। उत्तर प्रदेश में ये इनोग्रेट किया गया था श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। कहाँ पे ये इनोग्रेट किया गया था? लखनऊ में ये इनोग्रेट किया गया था। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हम डिटेल में देख लेते हैं। जो प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद, उन्होंने इनोग्रेट किया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट को। कब किया था? अगस्त 10 2018 में लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये जो है उन्होंने इनोग्रेट किया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अलीगढ़ के ताले फेमस है, तो अलीगढ़ से ताले लोग इस तरह से कि पर डिस्ट्रिक्ट जो है किसी ना किसी एक प्रोडक्ट को जो है फोकस किया जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फेमस सिंगर सोनू निगम बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ हरियाणा? सोनू निगम जो है वो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस आर अंबाला, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सोनू निगम जो है वो बिलोंग करते हैं फरीदाबाद से। बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सोनू निगम का जन्म हुआ था 30 जुलाई 1973 और कहाँ हुआ था? फरीदाबाद हरियाणा में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, महाराणा प्रताप अवार्ड इज गिवन इन विच सेक्टर? महाराणा प्रताप अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शंस आर एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, ब्रेवरी और फ्रीडम फाइटर्स। तो ये अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स के फील्ड में। बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। प्लेयर्स को ऑनर किया जाता है विद महाराणा प्रताप अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। और किसके द्वारा ये ऑनर दिया जाता है? ये ऑनर दिया जाता है स्टेट स्पोर्ट काउंसिल के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, विच प्लेस इन हरियाणा इज फेमस फॉर यूटेंसिल इंडस्ट्री? इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है यूटेंसिल इंडस्ट्री के लिए? ऑप्शंस आर रेवाड़ी, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और ऑल। ABC। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहादुरगढ़ जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये भी आप मुझे बताएंगे। बहादुरगढ़ जो है ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये तीनों जगह ही फेमस है यूटेंसिल इंडस्ट्री के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल A, B and C। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, विच सिटी इन हरियाणा इज फेमस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ओर? आयरन ओर के लिए कौन सी सिटी हरियाणा में जानी जाती है? गिवन ऑप्शंस में से बताइए।
ऑप्शन है महेंद्रगढ़, भिवानी, बोथ ए एंड बी और गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर है आयरन और एक्सट्रैक्शन के लिए इनमें से जानी जाती है भिवानी। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है एट विच प्लेस द फर्स्ट ब्रांच ऑफ सनातन रिलीजन वाज ओपन। सनातन धर्म की पहली शाखा किस स्थान पर खोली गई थी। ऑप्शंस आर झज्जर, भिवानी, रोहतक और बहादुरगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ओपन की गई थी झज्जर में। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैव मोस्ट नंबर ऑफ विलेजेस। सबसे ज्यादा गांव जो है वो कौन से जिले में है। ऑप्शंस आर यमुनानगर, रोहतक, पानीपत और सोनीपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा गांव है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द राइट आंसर। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है 648 विलेजेस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है सरस्वती शुगर मिल वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। किस ईयर में जो है एस्टैब्लिश किया गया था सरस्वती शुगर मिल को। ऑप्शंस आर 1940, 1923, 1947, 1946। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये एस्टैब्लिश किया गया था 1947 में। आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं जिस साल हमें आज़ादी मिली थी उसी साल जो है सरस्वती शुगर मिल भी एस्टैब्लिश किया गया था। 1947 में ये एस्टैब्लिश किया गया था। डिटेल में हम देख लेते हैं। सरस्वती शुगर मिल जो है ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है हरियाणा की और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लांट है नॉर्थ इंडिया में। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1947 में और इसे जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था एज अ पब्लिक। इट वाज पब्लिक इनकॉर्पोरेटेड ऑन 20th of July 2000। 20th of July 2000 में से पब्लिक इनकॉर्पोरेटेड किया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है हु रोट द नोवेल माटी का मोल। माटी का मोल उपन्यास जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शंस आर पंडित विद्याधर शास्त्री, जय नारायण कौशिक, अब्दुल्लापुर मंडी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लिखा गया है जय नारायण कौशिक के द्वारा। ये तो ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा, मंडी कैसे लिख सकती है। माटी का मोल लिखा गया है जय नारायण कौशिक के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हरियाणा फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। ऑप्शंस आर 1967, 1968, 1964 और 1962। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा फाइनेंस कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश किया गया था 1967। हरियाणा के बनने के एक साल बाद। हरियाणा कब बना था 1966 में बना था। उसके एक साल बाद जो है हरियाणा फाइनेंस कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश किया गया था 1967 में। इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो एग्जिस्टेंस में आया था 1 अप्रैल 1967 में एज अ रिजल्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्स्टवाइल पंजाब फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। और ये जो है ये स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे फॉर्म किया गया था अंडर एसएफसी एक्ट 1951। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएफसी क्या है। एसएफसी होता है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 के अंडर जो है इसे बनाया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है आंचल ठाकुर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ये कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं। ऑप्शंस आर शॉटपुट, स्काइंग, वेट लिफ्टिंग और शूटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंचल ठाकुर जो है ये रिलेटेड है स्काइंग से। बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। 2018 में आंचल ठाकुर ने हिस्ट्री क्रिएट की थी आफ्टर बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन स्कायर जिन्होंने क्लेम किया था मेडल इन द इंटरनेशनल स्काइंग इवेंट। इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2018 में एल्पाइन एडजर्ट 3200 कप में जो हेल्ड किया गया था टर्की में। टर्की में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2018 में और ऐसा करके इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी क्योंकि इंडिया से फर्स्ट पर्सन ऐसे हुए थे जिन्होंने स्काइंग में जो है मेडल जीता हो। और ये जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये कब ऑर्गेनाइज किया गया था फेडरेशन इंटरनेशनल डी स्काई के द्वारा।
कहाँ किया गया था? टर्की में किया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द 14th एडिशन ऑफ नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। तो यहाँ से आपको ये भी समझ आ गया होगा कि जो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है वो किसके बीच में होती है? ये होती है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। तो पूछा गया है इसका 14th एडिशन जो है वो कौन सी स्टेट में हुआ था? ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और केरला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका 14th एडिशन हुआ था हिमाचल प्रदेश में। तो एक्सरसाइजेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूछा जा सकता है कि नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये होती है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। इसका भी 14th एडिशन हुआ था 2019 में। उसके बाद तो कोविड केसेस की वजह से एक्सरसाइजेस कम ही हो रही हैं, तो 2019 की एक्सरसाइजेस भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हम डिटेल में देख लेते हैं। 14th एडिशन हुआ था इंडो मंगोलियन जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग का, जिसे एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट भी बोलते हैं। ये हुआ था 5 अक्टूबर 2019 को, और ये 14 डेज पीरियड तक चला था, मीन्स 5 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक। कहाँ पे हुआ था? बैकलो। बैकलो एक टाउन है हिमाचल प्रदेश में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच स्टेट वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड अंडर भूमि प्रोजेक्ट। भूमि प्रोजेक्ट के अंडर लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने वाली पहला राज्य आपको बताना है, पहली स्टेट बतानी है। ऑप्शन है कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऐसा करने वाली फर्स्ट स्टेट थी कर्नाटका। ए इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। Karnataka was the first state in India to computerize land record under भूमि प्रोजेक्ट। और कर्नाटका के बाद ये फॉलो किया गया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के द्वारा। ये स्टार्ट किया गया था ईयर 2001 में, और 2007 तक जो है तीनों स्टेट में जो है विलेज प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को भी कंप्यूटराइज कर लिया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शंस आर भोपाल, सूरत, उदयपुर और न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डी इज द राइट आंसर। 100 का सही आंसर होगा डी, न्यू दिल्ली। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।